हेलो स्टूडेंट, कल हमने स्टीरियो आइसोमर में सिस ट्रांस देख लिया था और डाइपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन स्टीरियो आइसोमर में ईजेड नोमेनक्लेचर को देखते हैं। तो ईजेड नोमेनक्लेचर कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। देखो, ईजेड नोमेनक्लेचर में ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पर है नहीं, डबल बॉन्ड के कारण प्रतिबंधात्मक घूर्णन है यहाँ पर ए, बी, सी और डी। जब ए नॉट इक्वल टू बी हो, बी नॉट इक्वल टू सी हो और सी नॉट इक्वल टू डी हो, तो ऐसी स्थिति में जीआई तो होगा, लेकिन वहाँ पर सिस और ट्रांस ना बोलकर उसे ई और जेड नोमेनक्लेचर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सिस और ट्रांस डिफाइन नहीं करते, ई जेड नोमेनक्लेचर डिफाइन किया जाता है। अब ई जेड नोमेनक्लेचर कैसे डिफाइन किया जाता है और इसके लिए क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं, तो इसके लिए एक CIP रूल दिया जाता है, C फॉर कहान, I फॉर इनगोल्ड और P फॉर प्रिलॉग। ये 3 साइंटिस्ट थे, इन तीनों साइंटिस्टों के नेम के आधार पर ये रूल्स दिया गया। देखो इसमें क्या रूल्स है। तो सबसे पहले इसमें प्रायोरिटी यानी कि प्रायिकता देखते हैं ग्रुप में। और प्रायोरिटी क्या होती है? प्रायोरिटी होती है एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास से। सबसे पहले अपन चेक करते हैं रूल फर्स्ट में एटॉमिक नंबर से, परमाणु क्रमांक से। तो देखो जैसे मेरे पास ये ग्रुप है, इसमें इस कार्बन से H और Cl लगा हुआ है और इस कार्बन से Br और I लगा हुआ है। अब देखो इसमें क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 17 होता है, तो इसको 1 नंबर दूंगा मैं। और हाइड्रोजन का कम होता है तो इसको मैंने 2 नंबर असाइन कर दिया। यहाँ पर आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है 53 और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 कम है। इस कारण जो ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाला है उसको 1 नंबर, कम परमाणु क्रमांक वाला है उसको 2 नंबर। तो इस तरह से बन और बन, मतलब बड़े बड़े ग्रुप सेम साइड में, छोटे छोटे ग्रुप सेम साइड में आ जाएं तो उसको अपन जेड नोमेनक्लेचर देते हैं। जेड मतलब जूशामेन। और इसी को यदि मैं अपोजिट करके लिख दूं, जैसे H को मैंने नीचे ले लिया, Cl को ऊपर ले लिया, तो अब देखो 1 नंबर तो Cl था, 2 नंबर H था, Br 2 नंबर था और I का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है तो ये 1 नंबर था। तो अपोजिट साइड में हो गए, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड में। तो सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड में हो गए तो इसे एंटजन बोलेंगे। जेड मतलब सेम प्रायोरिटी देखते हैं और ई मतलब विपरीत, एंटी। ठीक है। रूल नंबर 2, मान के चलो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक जैसे आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में अपन फिर क्या चेक करते हैं। जैसे इस कंपाउंड को चेक करें अपन, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन और H लगा हुआ है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और H लगा हुआ है और यहाँ पर H और D लगा हुआ है। अब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों का परमाणु क्रमांक तो एक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या, आइसोटॉप। यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अब एक ऑक्सीजन के नीचे लिखा हुआ है 18, तो इसका मतलब क्या है, ये 18 वाला जो आइसोटॉप है और ये नॉर्मल अवस्था में 16 वाला लिया जाता है, तो 18 एटॉमिक वेट ज़्यादा है तो इसको 1 नंबर देंगे अपन। और ये नॉर्मल अवस्था वाला है जो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है। तो जब परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर सेम हो जाते हैं तो फिर आइसोटॉप होने पर हम एटॉमिक वेट चेक करेंगे और एटॉमिक वेट के आधार पर O18 को फर्स्ट नंबर और O16 को 2 नंबर। अब 16 यहाँ पर दर्शाया नहीं जाएगा, नॉर्मल अवस्था में दिया हुआ होता है तो 16 लेके चलेंगे। ऑब्वियसली हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट 2 होता है, तो 2 वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो इसको 1 नंबर मेंशन करेंगे और हाइड्रोजन को 2 नंबर मेंशन करेंगे। अब चेक करते हैं, सेम प्रायोरिटी आ रही है एक सेम साइड में, 1 1 और 2 2, तो ये क्या होगा, जेड। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे CIP रूल में, सबसे पहले चेक करोगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यदि सेम आ रहा है तो फिर नंबर 2 पर अपन क्या चेक करेंगे, एटॉमिक वेट चेक करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन चेक करते हैं इस कंपाउंड में। अब यहाँ पर भी अपन देखें, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है ही, प्रतिबंध डबल बॉन्ड के कारण। यहाँ पर नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन में, अब ये नॉर्मल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 और ये नाइट्रोजन 15 एटॉमिक वेट वाली, यानी कि ये आइसोटॉप है। तो आइसोटॉप 15 और ये 14 नॉर्मल अवस्था में, तो ज़्यादा एटॉमिक वेट वाले को हम क्या देंगे, 1 नंबर, और कम एटॉमिक वेट वाले को क्या देंगे, 2 नंबर। इसी प्रकार यहाँ पर यदि देखें अपन, तो इस CH3 और ये भी CH3, लेकिन यहाँ पर C पर 14 लिखा हुआ है और नॉर्मल अवस्था में कार्बन 12 होता है, तो इसको एटॉमिक वेट ज़्यादा है, इसको 1 नंबर देंगे। इसका एटॉमिक वेट 12 है कार्बन का, तो इसको 2 देंगे। अब देखो
टू टू अपोजिट साइड में, वन वन अपोजिट साइड में, तो इसको एन डजन ई नॉमेनक्लेचर देंगे। रूल नंबर थर्ड, अब रूल नंबर थर्ड में क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है CH2Cl और CH2F, जैसे हम देखें CH2Cl और CH2F, तो CH2Cl को इसको अपन खोल कर लिखेंगे तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा क्लोरीन, और इसको खोल कर लिखें हम तो कार्बन पर एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीसरा फ्लोरीन। अब इसमें कार्बन से डायरेक्ट अटैच कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। यहाँ पर कार्बन से डायरेक्ट अटैच कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो देखो ये तो सेम हो गए दोनों। अब इस स्थिति में क्या देखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, क्लोरीन और फ्लोरीन, तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, अब वेट नहीं, आइसोटॉप होने पर एटॉमिक वेट, नॉर्मल अवस्था होने पर एटॉमिक नंबर, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो प्रायोरिटी के मामले में कौन ज़्यादा निकलेगा, क्लोरीन वाला ज़्यादा हो जाएगा और फ्लोरीन वाला लोअर हो जाएगा, तो इसको ये प्रायोरिटी मिलेगी, इसको 1 नंबर मिलेगा, इसको 2 नंबर दिया जाएगा। इस तरह से हम प्रायोरिटी चेक कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं CH2F और CH2CH2Cl। अब इस एग्जांपल में हम देखें कार्बन से डायरेक्ट अटैच 2 हाइड्रोजन और 1 फ्लोरीन, तो बैलेंस ही कंप्लीट हो गई। अब इस कार्बन से ये कार्बन हो गया, 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच हैं, फिर एक कार्बन है, इस कार्बन पर फिर से 2 हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हैं और एक क्लोरीन परमाणु लगा हुआ है, तो इस कार्बन से H, H और F अटैच हैं, इस कार्बन से H, H और C अटैच है। अब क्लोरीन को हम यूज में ही नहीं लेंगे, सेकंड कार्बन पर हम जाएंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि कार्बन से डायरेक्ट अटैच एटम देखेंगे, H, H और C तीनों यहाँ कंप्लीट हो गए और यहाँ पर तीनों कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल अपन चेक कर रहे थे, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा क्लोरीन लगा हुआ है, जबकि इस वाले पर एक H, दूसरा H, तीसरा कार्बन और कार्बन से फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और फिर क्लोरीन लगा हुआ है। अब इस सिचुएशन में यहाँ से अपन कंपेयर करना चालू करते हैं, ये सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गए, यहाँ से अगली प्रायोरिटी पर कार्बन आ रहा है और यहाँ पर अगली पर कौन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट ज़्यादा है, तो इसको मेन प्रायोरिटी मिल जाएगी और ये वीक रह गया, तो ये मोर प्रायोरिटी वाला हो गया और ये लेस प्रायोरिटी वाला हो जाएगा। तो हमें इस क्लोरीन तक तो पहुंचना ही नहीं है, इस क्लोरीन पर जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर भी चेंजेस चालू हो जाए वहीं से अपन तुलनात्मक स्टडी चालू कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे CHCl2 और CH2F। अब इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट अटैच कार्बन कार्बन सेम है, अब इस कार्बन कार्बन सेम में एक H, दूसरा Cl और तीसरा Cl, और यहाँ पर H, H और F। अब ऑब्वियसली H के बाद Cl आ रहा है डायरेक्ट, H के बाद H आ रहा है और फिर F है, यहाँ Cl है, तो इसकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। नेक्स्ट कंपाउंड में यदि अपन देखें तो CHF2, HFF, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, एक क्लोरीन एटम है, HCl। तो यहाँ पर यदि अपन चेक करें तो हाइड्रोजन, अब डायरेक्ट अटैच देखेंगे अपन, तो इस एग्जांपल को थोड़ा देखते हैं ध्यान से। देखो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, कार्बन एटम, इससे एक हाइड्रोजन, फ्लोरीन और फिर फ्लोरीन, और यहाँ पर कार्बन एटम, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा क्लोरीन। अब डायरेक्ट अटैच में यदि अपन चेक करें तो कार्बन से हाइड्रोजन, कार्बन से हाइड्रोजन, कार्बन से फ्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन से क्लोरीन और हाइड्रोजन, मतलब चारों ओर से देखने पर कोई अधिक प्रायोरिटी वाला, अधिक एटॉमिक नंबर वाला एटम आ रहा है क्या, तो इसमें तीनों का एटॉमिक नंबर, इन तीनों में से हाइड्रोजन से ज़्यादा है, लेकिन क्लोरीन से क्या है, कम, तो क्लोरीन को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि ये कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। और इस वाले एग्जाम्पल में ये कार्बन से डायरेक्ट अटैच नहीं था, कार्बन से कार्बन और फिर कार्बन से क्लोरीन है, तो इसलिए यहाँ पर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, क्लोरीन वाले को। ये चाहे 2 फ्लोरीन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेनली प्रायोरिटी चेक की जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे जैसे ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रायोरिटी बढ़ जाएगी, नहीं, मेनली डायरेक्ट अटैच वाला एटम यदि मोर एटॉमिक नंबर वाला है तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, तो क्लोरीन वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं, CH2CH2Br और CH2CH2Cl। तो देखो कार्बन 2 हाइड्रोजन सेम, फिर कार्बन 2 हाइड्रोजन सेम, फिर कार्बन, यहाँ तक सेम है। अब अगले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, 1 ब्रोमीन,
2 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, मोर एटॉमिक नंबर वाला कौन हुआ, ब्रोमीन, तो इसलिए मोर प्रायोरिटी इसको मिलेगी। ये मोर प्रायोरिटी वाला है, ये लेस प्रायोरिटी वाला है। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं अपन CH2 CH2I और CHFCH3। अब इस कंपाउंड में कार्बन से डायरेक्ट अटैच H और C, 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन डायरेक्ट अटैच है। इस वाले में क्या देखें, इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन 1 फ्लोरीन और 1 कार्बन अटैच है, तो यहाँ पर तो HSC का पेयर बन रहा है, यहाँ पर HF और C का बन रहा है, और इन तीनों की तुलना में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी कम रहेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चेक करें तो इस कार्बन से अपन कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो इस कार्बन से यदि अपन देखें तो ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन, और इस पर वैलेंसी देखो कार्बन की 3 हो रही है, तो 1 हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ठीक है। और इस कार्बन पर चेक करें तो कार्बन से कार्बन आ रहा है, मतलब यहाँ पर इस कार्बन पर क्या लगा हुआ है, एक H है, एक O है और एक C है डायरेक्ट अटैच, और यहाँ पर इस कार्बन पर क्या क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन होगा ऑब्वियसली, दूसरा भी कार्बन है, तीसरा भी कार्बन है, तो HCC और HOC, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये मोर प्रायोरिटी वाला होगा। इसमें चेक करें अपन तो तुम खुद बताओ, अब देखो कार्बन से 1 हाइड्रोजन होगा OO, तो 1 हाइड्रोजन O और O, यहाँ पर इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन होगा और कार्बन कार्बन, तो प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन वाले की, मोर प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, इस ग्रुप में कंपेयर करते हैं। तो ये कार्बन एटम, अब इस कार्बन एटम से डायरेक्ट कार्बन कार्बन और ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है, और इसमें चेक करें अपन तो कार्बन से कार्बन कार्बन, ठीक है, यहाँ तक तो सेम हो गया। देखो कार्बन 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 और हाइड्रोजन, आगे बढ़ना पड़ेगा। इस कार्बन से ऑक्सीजन है और इधर इस कार्बन से कार्बन है। इस कार्बन से सल्फ़र है, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, इस कार्बन से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, दोनों में सेम पोजीशन वाला कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, हर जॉइंट पर कार्बन है, फिर कार्बन और यहाँ पर नाइट्रोजन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो मोर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, नाइट्रोजन वाले को। ऐसा नहीं है कि थोड़ा अलग हो गया तो इसको प्रायोरिटी है, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक से देखेंगे, जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, ठीक है। चलो इस कंपाउंड में चेक करते हैं। इस कंपाउंड में यहाँ पर कार्बन, कार्बन से कार्बन फिर ऑक्सीजन, कार्बन से कार्बन यहाँ ऑक्सीजन, इसमें कार्बन से कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, तो ये ज़्यादा प्रायोरिटी वाला हो जाएगा। इस कंपाउंड में चेक करें, कार्बन से कार्बन कार्बन, यहाँ से ऑक्सीजन, सीधी सी बात है ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। अब रूल नंबर थर्ड में क्या होता है, अभी तक हमने बात कर ली थी 2 चीज़ों की, रूल नंबर 4 पर आ गए, सॉरी 3 रूल हो चुके हैं हमारे। रूल नंबर 1 में हमने बात की थी एटॉमिक नंबर की, दूसरे में हमने बात की थी यदि एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे आइसोटॉप कौन सा है। फिर आइसोटॉप के बाद हम देखते हैं यदि सेम प्रायोरिटी यदि फर्स्ट नंबर पर हम मैच नहीं हो पा रही तो सेकंड पर जाओ, सेकंड पर नहीं हो रही थर्ड पर जाओ। इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ते हुए प्रायोरिटी को चेक करते चले जाते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 मल्टीपल बॉन्डेड के बारे में देता है। अब मल्टीपल बॉन्डेड में क्या है, हमें थोड़ा सा इमेजनरी या इमेज किया जाता है। अब इमेज कैसे किया जाता है, जैसे इमेज कैसे करेंगे, जैसे ये मल्टीपल बॉन्ड वाला एक साइनाइड एटम ले लिया मैंने। अब इस साइनाइड एटम को क्या माना जाता है, जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि कार्बन 3 बार नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन भी 3 बार कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और ये 1 2 3। कोई और भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे ये ले लिया मैंने एल्डिहाइड, तो अब इसको भी कैसे देखेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 2 बार ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 बार कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको यदि खोल कर लिखा जाए तो किस तरह से लिखेंगे अपन, सी एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन एटम और ये हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है,
2 बार किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। तो एक बार तो ये जुड़ा हुआ है और ये दूसरी बार भी ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही सभी पर लगा देंगे, हम इस पर भी लगा दिया जाएगा, लेकिन हमें एक से ही मैच हो जाएगा, इसलिए औरों पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो चेक करते हैं। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कार्बन 3 बार नाइट्रोजन से और नाइट्रोजन 3 बार कार्बन से। तो कार्बन 3 बार नाइट्रोजन से हो चुका है और नाइट्रोजन 3 बार कार्बन से हो चुका है। तो अब इसमें कॉम्बिनेशन क्या बना, एन एन और एन का। अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं CH2NH2। अब CH2NH2 इसको खोल कर लिखें तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, एक नाइट्रोजन अटैच है और नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये वाले। अब कॉम्बिनेशन क्या बना, कार्बन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। कंपेयर करके देखो, यहाँ एक ही नाइट्रोजन है, यहाँ ट्रिपल नाइट्रोजन है। अब 3 बार नाइट्रोजन, हाइड्रोजन की तुलना में नाइट्रोजन ज़्यादा, हाइड्रोजन की तुलना में नाइट्रोजन ज़्यादा, और ये सेम। हाँ, यदि यहाँ पर कोई ऑक्सीजन आ जाता तो ये ज़्यादा होता, और ऑब्वियसली अब भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर इसकी तुलना में कोई ऑक्सीजन वगैरह कोई एटम आ जाता तो ये ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो प्रायोरिटी चेक करनी है अपन को, तो ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा आ रही है, साइनाइड ज़्यादा होगा। इस एग्जाम्पल में चेक करें CH2OH। अब CH2OH में कार्बन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच, इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब ध्यान देने की बात यह है कि कार्बन 2 बार ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन 2 बार कार्बन से। तो 2 बार का मतलब जैसे मैंने अभी बताया था तुम्हें कि कार्बन 2 बार ऑक्सीजन से, तो ग्रुप क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से ग्रुप बनेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसमें चेक करें, ये कार्बन 2 बार ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन एक बार और डायरेक्ट भी एक बार और, तो 3 बार ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ग्रुप ये बन रहा है। तो ऑब्वियसली मोर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर एल्डिहाइड को और फिर एल्कोहल को। तो ये सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला, ये उससे कम और ये सबसे कम, ये प्रायोरिटी का ऑर्डर हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में चेक करें CH2SH, CHO और CH2O। CHO ध्यान देने की बात है, C डबल बॉन्ड O और H है यहाँ पर, ये खोलकर अपन को आना चाहिए, इस तरह से डायरेक्ट नहीं देखेंगे। तो देखो, इस कार्बन से H और S लगा हुआ है, इससे अब एक H है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, जैसे ऊपर देख सकते हो तुम, तो HOO का कॉम्बिनेशन बनेगा और यहाँ पर HHO का बनेगा। तो देखो HHS, HOO और HHO। अब इसमें ध्यान दो, 2 ऑक्सीजन आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेनली फ़र्क पड़ता है ज़्यादा एटॉमिक नंबर किस में आ रहा है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो चुका है, इस कारण सल्फर मोर प्रायोरिटी वाला हो जाएगा। अब इन दोनों में चेक करें तो इसमें एक ही ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच है, इसमें 2 ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच है, तो ये 2 नंबर हो जाएगा और ये 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करते हैं। देखो, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड होने का मतलब सीधी सी बात है, ये कार्बन 2 बार नाइट्रोजन से और ये नाइट्रोजन 2 बार कार्बन से। तो इस कार्बन पर डायरेक्ट अटैच, बैलेंस ही कंप्लीट है। तो इधर कार्बन अटैच है, इधर 2 बार नाइट्रोजन, तो CNN। अच्छा, यहाँ पर चेक करें इस कार्बन से, तो 1 2 और 3 बैलेंस ही है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। तो डायरेक्ट अटैच की बात करें तो एक हाइड्रोजन, इधर कार्बन है, इधर नाइट्रोजन, और सिंगल बॉन्ड है, इस कारण एक ही बार नाइट्रोजन होगा, 2 बार नहीं होगा। तो ग्रुप क्या बना, हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन एक कार्बन का। तो यहाँ पर कार्बन सेम, हाइड्रोजन छोटा होता है, नाइट्रोजन सेम है, तो यहाँ पर मोर नाइट्रोजन एटम आने के कारण इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी इसकी तुलना में। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 एक ऐसा रूल है जो सामान्यतः आता तो नहीं है, लेकिन उसे इमेज किया जाए थोड़ा सा। अब इमेज कैसे करें, जैसे मैंने हाइपोथेटिकल एक कंपाउंड ले लिया CH डबल बॉन्ड NH और एक CH NH2 अब इसको यदि ध्यान से देखें अपन इस एग्जाम्पल को, तो इस एग्जाम्पल को यदि अपन खोल कर देखें तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, कार्बन से एक हाइड्रोजन, और अब देखो डबल बॉन्ड N का मतलब है एक बार नाइट्रोजन, ठीक है, और फिर नाइट्रोजन से 2 बार कार्बन जुड़ा हुआ है, तो एक बार तो ये रहा, एक बार कार्बन एक बार हाइड्रोजन, ठीक है, 2 बार कार्बन हो गया। अब इसको चेक करें अपन, तो यहाँ पर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन एक H और यहाँ से भी नाइट्रोजन एक H। अब चेक करो, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैच, फिर
इससे यदि चेक करते हैं तो ये सेम आ गया, ये सेम आ गया, ये सेम आ गया। इससे भी कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन सेम आ गया। आगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऐसी स्थिति में पूरा कंपाउंड लगभग सेम आता जा रहा है। और जब कंपाउंड लगभग सेम आ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अब दिमाग में ये आ रहा होगा तुम्हारे कि ये तो सेम, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, आगे तो इसमें चेंजेज है। लेकिन ऐसी स्थिति में मान के चलो पूरी तरह से कोई कंपाउंड बिल्कुल सेम आ जाए जहाँ पर कंपेयर करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में हम एक बार बताओ इसमें रियल स्ट्रक्चर कौन सी है। तो इसमें रियल स्ट्रक्चर तो ये है, और ये कैसी है, हाइपोथेटिक, यानी कि इमेज करके बनाई है कि डबल बॉन्ड से यानी कि 2 बार नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से 2 बार कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये इमेज करके बनाई हुई है और ये रियल है। तो ऐसी स्थिति में रियल को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे और इमेजनरी को प्रायोरिटी कम देंगे। चलो इस एग्जाम्पल की बात कर रहे थे हम। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में कार्बन से हाइड्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और आगे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कार्बन और एक लॉन पेयर। यहाँ पर फर्स्ट अटैम्प्ट में कार्बन से हाइड्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम आ गए दोनों, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ेंगे तो इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लॉन पेयर, और इस पर भी चेक करें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लॉन पेयर। तो ऑब्वियसली कार्बन आ रहा है, ये ज़्यादा हो गया इसकी तुलना में, ये ज़्यादा हो जाएगा। अब एक अपन इमेजिनरी एग्जांपल ये लेते हैं कि मैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड। अब इस ट्रिपल बॉन्ड को चलो देखते हैं। देखो इस एग्जांपल को, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कार्बन से 3 बार कार्बन और इस कार्बन से भी 3 बार कार्बन। तो मैं इसको खोल कर लिखूँ तो 3 बार कैसे, 1 2 और ये 3, और इस कार्बन से भी 3 बार कार्बन, तो एक तो ये हो ही चुका है, 1 2, और ये आगे CH3 लगा हुआ है। अब तुम्हें पता है कार्बन की वैलेंस 4 होती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हाइड्रोजन आकर ही वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। तो ये भी CH3 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 CH3, और यहाँ पर इसमें देखना कार्बन से CH3 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 बिल्कुल सेम ग्रुप बन गए। और बिल्कुल सेम ग्रुप बनने का मतलब क्या हुआ कि दोनों बिल्कुल सेम है। अब प्रायोरिटी किसको ज़्यादा दी जाए, तो प्रायोरिटी अब रियलिटी की ओर जाते हैं। तो रियलिटी में क्या है, ये एक रियल स्ट्रक्चर थी और ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। इमेजिनरी मतलब ट्रिपल बॉन्ड है रियलिटी में। तो अब इस ट्रिपल बॉन्ड को हमने क्या माना इस रूल्स के अकॉर्डिंग कि 3 बार कार्बन जुड़ा हुआ है और इससे 3 बार ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये बनाई हुई है और ये रियल है। तो रियल को मोर प्रायोरिटी दी जाती है बजाय किसके, इमेजिनरी के। ऊपर वाले में केस में सॉरी उल्टा हो गया, इसको मोर प्रायोरिटी देंगे, कार्बन आ रहा है और यहाँ पर केवल हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो ये मोर प्रायोरिटी हो जाएगा। और इसमें मोर प्रायोरिटी कौन सी हो जाएगी, रियल वाली मोर प्रायोरिटी पर जाएगी। चलो नेक्स्ट इस एग्जाम्पल में चेक करते हैं इस कार्बन एटम से, इस कार्बन से डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 2 बार कार्बन इस पर और 2 बार कार्बन इस पर। 2 बार का मतलब ये भी कार्बन और ये 2 बार, तो C। और इस वाले स्ट्रक्चर में चेक करें तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है और फिर डबल बॉन्डेड कार्बन मतलब इससे 2 बार कार्बन, इससे भी 2 कार्बन, तो एक H और CC, तो CCC और HCC। यहाँ पर कार्बन ज़्यादा है, डायरेक्ट अटैच, ये मोर प्रायोरिटी वाला एटम हो जाएगा। रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 क्या है, वैसे कोई बहुत ज़्यादा काम में आता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें कि इन दोनों ग्रुपों में हमें देखने पर डायरेक्ट ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बड़ी वलय जो होती है वो ज़्यादा प्रायोरिटी वाली होती है और छोटी वलय कम प्रायोरिटी वाली होती है। लेकिन ध्यान ये देना है हमको कि कोई हाइड्रोकार्बन रिंग यदि मेरे पास है और उस हाइड्रोकार्बन रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो छोटी रिंग होती है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है बजाय बड़ी रिंग के। मतलब साइक्लो एल्केन में हाइड्रोकार्बन में अपन ऐसा देखेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड। जैसे इस एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं तो इस एग्जाम्पल में क्या है, कार्बन से कार्बन और इस कार्बन से एक साइक्लोप्रोपेन अटैच है और इससे साइक्लोपेंटेन अटैच है। इस कार्बन से एक C ट्रिपल बॉन्ड N अटैच है और एक CH डबल बॉन्ड NH अटैच है। अब ध्यान अपन को ये देना है कि इन दोनों में मोर प्रायोरिटी किसकी होगी, तो मोर प्रायोरिटी छोटी वलय की होती है। तो इसको बनना, चूँकि दोनों हाइड्रोकार्बन साइक्लो एल्केन है, एल्कीन या एल्काइन होने पर तो फिर प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर डबल बॉन्ड वाले रूल और ट्रिपल बॉन्ड वाले रूल मल्टीपल बॉन्डेड वाले लगने लग जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट छोटी वलय मोर प्रायोरिटी, बड़ी वलय लेस प्रायोरिटी, तो 1 नंबर 2 नंबर।
सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन का मतलब क्या है, कार्बन से 3 बार नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से 3 बार कार्बन। तो यहाँ पर एन, एन और एन, और इस पर यदि अपन चेक करें तो कार्बन से एक हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड का मतलब 2 बार नाइट्रोजन है, तो क्या बनेगा, एच, एन और एन। मोर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ट्रिपल एन को। तो ये ज़्यादा प्रायोरिटी वाला, ये कम प्रायोरिटी वाला, तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। अब देखो 1 1 सेम साइड में आ गए, कौन सा रूप होगा, जेड जू समन। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में यदि अपन ध्यान से देखें तो कार्बन, कार्बन से हाइड्रोजन और फ्लोरीन, और इस कार्बन से एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक एल्कोहल ग्रुप है। तो इसमें प्रायोरिटी की बात करें तो हाइड्रोजन 1 परमाणु क्रमांक और ये 9 परमाणु क्रमांक, तो सीधी सी बात है जिसका एटॉमिक नंबर मोर उसकी प्रायोरिटी भी मोर, तो ये 1 नंबर, और प्रायोरिटी में ये क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले एग्जाम्पल की बात करें अपन तो कार्बन से 2 बार ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से 2 बार कार्बन है, तो क्या बनेगा ग्रुप, एच, ओ और ओ, और यहाँ पर ग्रुप क्या बनेगा, कार्बन से एच एच ओ। तो सीधी सी बात है प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। अपोजिट साइड में आ रहे हैं, 2 2 अपोजिट, 1 1 अपोजिट, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ई रूप। ठीक है, चलो अब ई और जेड नॉमेनक्लेचर के काफ़ी एग्जाम्पल कर लिए, कान इनगोल्ड प्रीलॉग यानी CIP रूल पढ़ लिया। अब तीसरा टाइप पढ़ते हैं अपन, सिन और एंटी नॉमेनक्लेचर क्या होता है। सिन और एंटी नॉमेनक्लेचर मेनली पाया जाता है ऑक्जाइम में। अब ऑक्जाइम क्या होते हैं, तो ऑक्जाइम उन कंपाउंडों को बोला जाता है जहाँ पर कोई कार्बोनिल कंपाउंड, अब कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, तो एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ की जाती है तो वहाँ पर किसका निर्माण होता है, ऑक्जिम का निर्माण होता है। जैसे देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन, 2 प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड बोले जाते हैं। ये एल्डिहाइड होता है और RC डबल बॉन्ड O R। अब सीधी सी बात है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ रहे हैं तो R और R अलग अलग टाइप के होंगे, एक R डैश होगा तो एक R डबल डैश, या R2, या एक R होगा तो एक R डैश होगा। तो देखो जैसे मेरे पास एक एल्डिहाइड है, अब इस एल्डिहाइड की क्रिया मैं करवा देता हूँ किसके साथ, किसी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। अब हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है, ये मेरे पास एल्डिहाइड है और NH2OH को हाइड्रोक्सिल एमीन के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजन पर एक क्या पाया जाएगा, लोन पेयर। यहाँ से इस रिएक्शन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, और निकलने के पश्चात जो कंपाउंड बनता है वही क्या कहलाता है, ऑक्जाइम। तो RC, इधर H बचा, ये डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर एक OH लग जाएगा और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोन पेयर बचा। अब लोन पेयर क्या है, एक छोटा ग्रुप माना जाता है। तो देखो ये जो कंपाउंड बना ये ऑक्जिम ही है। अब इस ऑक्जाइम में क्या है, डबल बॉन्ड के कारण प्रतिबंधात्मक घूर्णन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब R और H अलग अलग ग्रुप हो गए, लोन पेयर और OH अलग अलग ग्रुप हो गए। इसका मतलब ये GI की शर्तों को कंप्लीट कर रहा है, और GI की शर्तों को यदि ये कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब ये GI शो करेगा, और GI शो करेगा तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं जो GI शो करते हैं उनको हम EZ नॉमेनक्लेचर नहीं देते, सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर नहीं देते, उनके लिए हम सिन और एंटी नॉमेनक्लेचर। अब नाम से स्पष्ट है, सिन यानी एक ही ओर और एंटी मतलब अपोजिट साइड। तो सिन और एंटी नॉमेनक्लेचर दिए कैसे जाते हैं इनके, तो देखो इसके लिए थोड़ा सा अपन ये ध्यान रखें कि जब इसका छोटा ग्रुप और इसका छोटा ग्रुप, जैसे मैं यहाँ पर बना के बताऊँ, RCH N एक लोन पेयर और OH, और इसका दूसरा RCH डबल बॉन्ड N और इधर OH और इधर लोन पेयर। तो छोटे छोटे ग्रुप एक ही साइड में आ गए तो गलत बात है ये। तो जब छोटे छोटे ग्रुप एक ही साइड में आ जाएंगे तो ये पड़ला तो हल्का रह गया और ये पड़ला भारी हो गया। तो ऐसा करना, बचाने कौन आएगी, आंटी, इनकी तरफ आंटी आ जाएगी। आंटी मतलब एंटी रूप हो जाएगा ये, ठीक है। तो कहने का मतलब जब छोटे छोटे रूप एक ही साइड में हो जाएं तो उस रूप को अपन क्या बोलेंगे, एंटी। और जब अपोजिट साइड में आ जाएं, एक छोटा अपोजिट साइड में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिन बोल देंगे, ठीक है। एल्डिहाइड के द्वारा ऑक्सिम बना है यहाँ पर, इसे एल्डोक्सिम के नाम से जाना जाएगा। और जब कीटोन के द्वारा ऑक्सिम का निर्माण होगा तो उसे कीटोक्सिम कहा जाएगा। तो नोट्सों में देखते हैं ध्यान से।
एल्डिहाइड और कीटोन ये कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जब रिएक्ट हाइड्रोक्सिल एमीन देन फॉर्म ऑक्सिम। ठीक है, तो ये ऑक्साइम का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। अब ये मेरे पास कोई कीटोन है, आर लगा है, कीटोन है, ये हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करके क्या बना रहा है, एक ऑक्साइम का निर्माण कर रहा है। यदि एल्डिहाइड ऑक्साइम बनाएगा तो एल्डोक्साइम बोलेंगे, और कोई कीटोन ऑक्साइम बनाएगा तो कीटोक्साइम बोलेंगे। एल्डिहाइड रिएक्ट हाइड्रोक्सिल एमीन एंड फॉर्म एल्डोक्साइम। अब इसको दो रूपों में लिखेंगे, मैंने बताया था, जब हाइड्रोजन और लॉन पेयर अपोजिट साइड में, छोटे छोटे ग्रुप अपोजिट साइड में आ जाएंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिन। और जब छोटे छोटे ग्रुप सेम साइड में आ जाएंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एंटी। तो ये एंटी और ये वाला क्या हो जाएगा, सिन। ठीक है, चलो अब जब वैन कीटोन फॉर्म ऑक्साइम तो कीटोक्साइम, एल्डिहाइड फॉर्म ऑक्साइम एल्डोक्साइम। ये एल्डिहाइड ग्रुप था इसलिए एल्डोक्साइम, और ये कीटोन है तो कीटोक्साइम। ठीक है, चलो इसमें देखें, ये मिथाइल ये इथाइल अलग अलग ग्रुप हो गए, कीटोन है, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया कर रहे हैं, H और O यानी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा यहाँ से, तो प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पर भी लिखना चाहें तो लिख दें अपन H2O। तो देखो ये मेरे पास कीटोक्साइम बन चुका है। अब कीटोक्साइम जो होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर दोनों ही प्रकार से किए जा सकते हैं। दोनों ही प्रकार से कैसे, यानी कि उनको अपन सिन भी बोल सकते हैं और एंटी भी बोल सकते हैं, और दोनों ही प्रकार से नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं, जबकि एल्डिहाइडों के नॉमेनक्लेचर सिन और एंटी अलग अलग किए जाते हैं। तो देखते हैं किस तरह से अपन इनके नॉमेनक्लेचर करते हैं। देखो जैसे ये एग्जाम्पल है, वही मिथाइल इथाइल और ये नाइट्रोजन पर लॉन पेयर और OH। अब इसके नॉमेनक्लेचर दो प्रकार से किए जा सकते हैं। कैसे दो प्रकार से, तो OH के सापेक्ष अपन इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं कि OH के सामने क्या लिखा हुआ है, C2H5, और सामने जो चीज़ आ जाती है वो सिन, और अपोजिट साइड में जो होती है वो एंटी। तो मान के चलो मेरे को सिन वाला नाम लिखना है, तो मैं सबसे पहले सिन लिखूंगा, और सिन लिखने के बाद सामने कौन आ रहा है, इथाइल, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इथाइल। ऊपर क्या है, मिथाइल, और ये टोटल पूरा कंपाउंड क्या है, कीटोन, और कीटोन से बनने वाला ऑक्सिजन कीटोक्साइम। अब मेरे को इसका एंटी वाला नाम लिखना है, तो एंटी लिखूंगा। अब एंटी में क्या है, अपोजिट चेक करेंगे, अपोजिट में कौन है मेरे पास सामने, तो सबसे पहले मिथाइल, फिर नीचे लिखेंगे इथाइल, और फिर कीटोक्साइम। जैसे अब दूसरा नॉमेनक्लेचर इसका देखें, तो मैं इसको अपोजिट कर देता हूँ, ऊपर ले लेता हूँ C2H5, नीचे ले लेता हूँ मैं CH3, डबल बॉन्ड N, ऊपर लॉन पेयर और नीचे OH। अब इसके दोनों तरीके के नॉमेनक्लेचर यदि अपन करके देखें, सबसे पहले मैं सिन वाला कर रहा हूँ, तो सिन मतलब सामने, OH के सामने कौन आ रहा है, CH3, तो CH3 मतलब मिथाइल, अपोजिट में कौन आ रहा है, इथाइल, और फिर कीटोक्साइम। इसी प्रकार एंटी, तो एंटी में मैं क्या करूँगा, अपोजिट चेक करूँगा, अपोजिट में कौन है मेरे पास, इथाइल, मिथाइल और कीटोक्साइम। ठीक है, तो इस तरह से इनके दोनों प्रकार से नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं। देखो तो इस कंपाउंड में OH के सामने इथाइल, फिर मिथाइल और कीटोक्साइम, सिन हो जाएगा। एंटी करना है तो OH के सामने CH3, तो मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम। इसमें चेक करें अपन, अपोजिट करके लिखा, वही एग्जाम्पल है, OH के सामने सिन वाला करना है तो मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम, और एंटी वाला करना है तो एंटी में अपोजिट से इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। इस तरह से अपन नॉमेनक्लेचर करेंगे। चलो इस एग्जाम्पल को देखते हैं अपन, जो ये कौन सा है। तो सबसे पहले अपन चेक करें, OH के सामने पहले P कार्बन से क्या लगा हुआ है, फिनॉल, वो फिनॉलिक ग्रुप है यानी बेंजीन वाला है, फेनिल, और इधर हाइड्रोजन, तो ये एल्डिहाइड हो गया, क्योंकि इस यहाँ पर ये क्या बना, R या ArCOH, तो ये एल्डोक्साइम है। और कौन सा ग्रुप कहलाएगा, इनमें केवल सेपरेट नाम होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, सिन और एंटी। एल्डिहाइड में तो छोटे छोटे ग्रुप अपोजिट साइड में आ रहे हैं, क्या बोलेंगे, सिन, सेम साइड में आ जाएं एंटी। ठीक है, हाँ ये कंपाउंड मेरे पास ये भी एल्डिहाइड है, तो एल्डोक्साइम ही बनेगा, छोटा ग्रुप और छोटा ग्रुप
लोन पेयर छोटा ग्रुप होता है, सेम साइड में आ रहे हैं, एंटी बोलेंगे इसको अपन, ठीक है। इसमें चेक करें तो ये मेरे पास एक इथाइल है, ये फेनिल है, कीटोन है, दोनों तरीके के नामकरण होंगे इसके, और दोनों तरीके के नामकरण चलो बताओ क्या बनेंगे। तो इसमें अपन देखें OH से इधर सिन बनाना है मेरे को, सिन यानी सामने यहाँ पर। अच्छा उसमें ध्यान रखना आप कि वहाँ पर सिन के लिए मैंने क्या कहा था, सिन के लिए मैंने कहा है कि OH छोटे छोटे ग्रुप यदि सेम साइड में आ जाए तो एंटी, और यहाँ पर तुम चाहो तो इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो कि छोटा ग्रुप और OH सामने आ जाए तो सिन, कौन से में, एल्डिहाइड वालों में। अपने हिसाब से जो भी बना लेना, मैंने ये बता रखा है कि छोटे छोटे ग्रुप सेम साइड में आ जाए एंटी। और याद करने के लिए भी मैंने तुम्हें बताया था एक, कैसे भी याद कर लेना कि जब छोटे छोटे ग्रुप एक ही ओर आ जाएंगे तो उनका पड़ला हल्का रह जाएगा, तो बचाव के लिए किसको बुलाएंगे, आंटी को, यानी एंटी, ठीक है। चलो मजाक में, पर याद हो जाए तो अच्छी बात है। चलो OH से देखेंगे, OH से सामने सिन, तो सिन से ये हो जाएगा इथाइल, फेनिल और कीटोन, कीटोक्सिन, तो इथाइल फेनिल कीटोक्सिन। अच्छा एंटी के रूप में यदि अपन इसको देखें तो एंटी के रूप में कैसे हो जाएगा, अपोजिट, एंटी में फेनिल, इथाइल, कीटोक्सिन। चलो इस कंपाउंड को चेक करें तो ये क्या है, एक टर्सरी ब्यूटिल, कार्बन CH3 CH3 CH3, तो तृतीयक कार्बन टर्सरी ब्यूटिल। तो सबसे पहले मैं इसका करना चाह रहा हूँ सिन वाला, सिन मतलब सामने, तो पहले टर्सरी ब्यूटिल, मिथाइल, कीटोक्सिन, और एंटी वाला करें तो अपोजिट से, तो मिथाइल, टर्सरी ब्यूटिल और कीटोक्सिन, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपन का काउंटिंग ऑफ GI, कि GI को कैसे काउंट करते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, इसको किस प्रकार से काउंट किया जाता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसी कंपाउंड में कैसे बनते हैं। अब मान के चलो किसी कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड है और वो ज्यामितीय समवयवता की सभी शर्तों को कंप्लीट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो उसमें एक पेयर बनेगा, यानी जोड़ा बनेगा, या तो सिस और ट्रांस का, सिन या एंटी का, या फिर ई और जेड का। तो ये अलग अलग नहीं है, एक ही कहलाएंगे। तो उसमें दो ही ज्यामितीय समवयव बनेंगे, या तो वो सिस ट्रांस होंगे, या ई जेड होंगे, या फिर सिन एंटी होंगे। लेकिन यदि मोर देन वन डबल बॉन्ड हो, यानी एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, तो ऐसी स्थिति में फिर ज्यामितीय समवयवियों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखें तो इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, और एक ही डबल बॉन्ड होने का मतलब क्या है, इसमें या तो ई जेड बनेगा, या सिन एंटी बनेगा, या सिस ट्रांस बनेगा। अब इस कंपाउंड में तो सिन एंटी बन नहीं सकता क्योंकि ऑक्सिजन में पाई जाता है सिन एंटी, तो इसमें तो या तो ई जेड या फिर सिस ट्रांस, ठीक है। तो चलो, लेकिन अब ऐसा कंपाउंड लेते हैं कोई जिसमें डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा हो, तो एक से ज़्यादा वाले में कैसे चेक करते हैं, देखो। हाँ भाई, मेरे पास ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, और इसमें एक डबल बॉन्ड तो ये है, और एक मेरे पास डबल बॉन्ड ये है। अब मान के चलो मैं इसका ई जेड नॉमेनक्लेचर करता हूँ, तो ये मान के चलो मेरे पास ई है और ये जेड है। ऐसा नहीं है कि ये ई है, ये जेड भी हो सकता है और ये ई भी हो सकता है। तो इसके कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, तो पहला पेयर, पहला वाला ई बनाए और दूसरा वाला जेड बनाए। ये भी तो पॉसिबल है कि पहला वाला जेड बना रहा हो और दूसरा वाला ई बना रहा हो, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है, दोनों ही ई बना रहे हों। और चौथा क्या हो सकता है, दोनों ही जेड जेड बना रहे हों। क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अलावा कोई और शर्त हो सकती है क्या, नहीं। अच्छा, दिमाग में आ रहा हो कैसे ई बनाए, कैसे ई जेड बनाए, तो चलो एक आध को अपन देख लेते हैं। सब में तो ऐसे लिखेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए 1-1.5-2 मिनट का टाइम मिलता है। उसमें यदि ये बनाने लग गए तो पड़ोसी के क्वेश्चन तो हो जाएंगे 10, और तुम पहले क्वेश्चन पे ई और जेड में अटक रहे होंगे। तो इसलिए अपन को डायरेक्ट ट्रिकों से निकालने, लेकिन मैं एक तुम्हें समझा देता हूँ कैसे ई और जेड। जैसे इस कंपाउंड में यहाँ से इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, एक CH3, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, एक CH2। तो सबसे पहले मैं ई बना लेता हूँ। चलो, मैंने पहला ही लिया है जो CH3, C, एक H, डबल बॉन्ड। ई का मतलब क्या हो गया, अपोजिट, यानी कि मेरे को इस CH3 से अपोजिट कौन सा, ई का मतलब होता है जब सेम प्रायोरिटी होती है आमने सामने तो जेड, और अपोजिट साइड में होती है तो ई। अब इसको मैं क्या नंबर दूंगा, यहाँ पर डायरेक्ट अटैच में हाइड्रोजन कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो सीधी सी बात है कार्बन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर।
ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड से एक मेरे पास हाइड्रोजन और एक CH2 है, तो हाइड्रोजन को 1 नंबर मिलेगा और कार्बन को 2 नंबर मिलेगा। तो मैं यहाँ पर अपोजिट में ले लेता हूँ H और इधर ले लेता हूँ मैं CH2। क्या क्या लगा दिया मैंने, इस कार्बन से CH3 लगा दिया, H लगा दिया, इस कार्बन से H लग गया और CH2 लग गया। मैंने जमाए E के अकॉर्डिंग, देखो कैसे, ये मेरा मोर प्रायोरिटी 1 नंबर, ये मेरा 2 नंबर, अपोजिट साइड में 2 2 अपोजिट साइड में, 1 1 अपोजिट साइड में। तो पहले ने तो क्या बना लिया E। अब कार्बन से क्या लगा हुआ है, इस CH2 से क्या लगा हुआ है CH, तो इस CH2 से मैं लगाता हूँ H को खोल कर लिख दें, C पर एक CH2 हो चुका है और ये H हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ये कार्बन है और कार्बन पर एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, और मेरे को दूसरा रूप कौन सा बनाना है, Z। तो Z बनाने के लिए सेम ग्रुप सेम साइड, सेम प्रायोरिटी सेम साइड। अब मोर प्रायोरिटी कौन है, H तो 1 नंबर मिलेगा, Cl को 2 नंबर, सॉरी Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो Cl को ज़्यादा मिलेगा। तो मैं Cl को खा ले लेता हूँ ऊपर और H को खा ले लेता हूँ नेम। ये मेरा 1 नंबर और ये मेरा 2 नंबर, और ये मेरा 1 नंबर, ये मेरा 2 नंबर, सेम प्रायोरिटी सेम साइड। ये कौन सा हो गया, Z। चलो एक और बता देता हूँ कोई सा भी इन चारों में से, जैसे मान के चलो दूसरा ही ले लें। दूसरा यदि अपन बनाएं तो कैसे बनाओगे, देखो C डबल बॉन्ड C, CH2 और C डबल बॉन्ड C। ठीक है, मैंने यहाँ से उठा लिया ये पूरा अरेंजमेंट। अब इसमें इधर CH3, इधर H, ये मेरा 1 नंबर, ये मेरा 2 नंबर प्रायोरिटी पर। अब मेरे को पहला क्या बनाना है, Z। तो Z बनाने के लिए सेम प्रायोरिटी सेम साइड, तो ऊपर क्या लगा, सॉरी उल्टा लगा दिया, नीचे मैं लगाऊंगा CH3, ऊपर लगाऊंगा H, क्योंकि प्रायोरिटी में पहले ही दे चुका हूँ। ये 1 नंबर होता है, 1 नंबर के सामने 1 नंबर, ये 2 नंबर, सेम साइड में आ गए। कौन सा बन चुका है, Z। इस पर अब कौन सा लग जाएगा, ये CH2, तो ऊपर कौन आएगा, सीधा H। चलो इस कार्बन पर चेक करते हैं, CH2, नीचे कौन आ जाएगा, H। इसको मेरे को क्या बनाना है, E बनाने के लिए NT, ये मेरा 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब 2 नंबर में ऊपर कौन लगाना है, H, और नीचे कौन लगाऊंगा, Cl। ठीक है, तो ये मेरे को कौन सा रूप बनाना था, ये मेरे को बनाना था अब की बार E रूप, और E का मतलब अपोजिट साइड में। तो ये मेरा 1 नंबर इधर और ये मेरा 1 नंबर इधर, ये 2 नंबर अपोजिट आ चुके हैं और अपोजिट आ गए, तो ये कौन सा बन गया, मेरा E। तो इस तरह से कोई भी बना सकते हैं अपन। चलो एक और देख लेते हैं इसमें, जैसे दोनों Z बनाएं, तो दोनों Z कैसे बनाएंगे, तो ग्रुप बॉय ले लेता हूँ मैं, C डबल बॉन्ड C, CH2, C डबल बॉन्ड C। ठीक है, अब मेरे पास क्या था, सबसे पहले CH3 और H है, तो दोनों क्या बना रहा हूँ मैं, Z। तो Z मतलब सेम प्रायोरिटी सेम साइड में। तो CH2 के सामने क्या ले लूँगा मैं, CH3, ये 1 नंबर इसका और ये 1 नंबर इसका, इधर मेरे पास H और इधर मेरे पास H, 2 नंबर 2 नंबर, ये मेरा कौन सा हो जाएगा, सेम साइड Z। इस पर मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर H बचा, और इधर से मेरे पास कौन आ जाएगा दोबारा, H, और इधर मैं ले लूँगा Cl, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, Z। तो इस तरह से Z। अब E तो तुम बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास कितने ओरिएंटेशन बन सकते हैं इसके, तो मेरे पास 4 ओरिएंटेशन बन सकते हैं। ऐसे यदि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आए तो EZ, ZE, EE और ZZ। अच्छा, इससे ज़्यादा और डबल बॉन्ड हो तो और संख्या बढ़ सकती है। अब ऐसे तो कहाँ तक निकालोगे, तो इसके लिए अपन ट्रिक यूज करेंगे, और देखो क्या ट्रिक यूज में ले सकते हैं, देखें ध्यान से। ये वही एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या हो सकता है, ये E मान लें तो EE, Z मान लें तो दूसरा क्या बना सकता है, EE बना सकते हैं, EZ बना सकते हैं, ZZ बना सकते हैं, ZE बना सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अब यदि डबल बॉन्ड और ज़्यादा हो जाएं तो और भी ज़्यादा बढ़ घट सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ GI काउंटिंग के लिए मॉलिक्यूल को 2 भागों में क्लासीफाई करते हैं। अब 2 भाग कौन से, तो एक अनसिमेट्रिकल और दूसरा सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल से मतलब क्या होता है, अनसिमेट्रिकल मतलब जिसमें सममिति नहीं हो। जैसे इस एग्जाम्पल को देखें अपन, तो इस एग्जाम्पल में बिल्कुल बीचों बीच से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरा बीच वाला कार्बन हो गया। यहाँ से यदि मैं इसको कट करूँ तो कट करने पर
क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है? तो नहीं है, यहाँ CH3 आ रहा है, यहाँ Cl आ रहा है, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हुआ? अनसिमेट्रिकल। इस कंपाउंड में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मॉलिक्यूल हो गए, तो मैं यहाँ से तो कट कर नहीं सकता फोर्थ से, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मैं यहाँ से यदि इसको कट करके देखूँ, इधर 3 कार्बन इधर 4 कार्बन, बीच में से नहीं ले सकते, ठीक है, तो ये भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहलाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड से मैं बीच में से नहीं काट सकता कार्बन को, ठीक है, तो ये भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है। तो जब बिल्कुल सेम ग्रुप दोनों साइड आ रहे हों तो सिमेट्रिकल, और यदि सेम ग्रुप नहीं बन रहे हों तो उसको बोलेंगे अपन अनसिमेट्रिकल, ठीक है। जब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिया हुआ हो तो वहाँ पर नंबर ऑफ जीआई या टोटल नंबर ऑफ ज्यामिति समावयवी कितने बनेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नंबर कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लेते हैं 2 की पावर n, और n क्या है? n वो है डबल बॉन्ड की संख्या, लेकिन सभी डबल बॉन्ड की नहीं, केवल उन डबल बॉन्डों की संख्या जो जीआई शो करते हैं, ज्यामिति समावयवी बनाते हैं। अब फर्स्ट नंबर पर जैसे मान के चलो मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, जैसे मैंने ये कंपाउंड ले लिया। अब ये कंपाउंड तो जीआई शो ही नहीं करेगा, क्यों? देखो, प्रतिबंधात्मक घूर्णन यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, लेकिन दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, यहाँ पर भी दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, तो ये जीआई शो ही नहीं करेगा। जैसे एक एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें ये वाला जीआई शो नहीं करेगा, ये जीआई शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सेम आ गए। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि n यहाँ पर वो नंबर है डबल बॉन्ड की जो जीआई शो करते हैं, जीआई दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जांपल, देखो n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विच शो जीआई, जैसे इस एग्जांपल में ये वाला जीआई शो करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, सब अलग अलग है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। चलो इस एग्जांपल में देखें, ये CH3 है, ये करेगा शो, ये करेगा, ये करेगा, लेकिन ये लास्ट में आ रहा है यानी कि CH2 बनेगा, इसको खोल कर देखेंगे तो ये शो नहीं करेगा, तो n का नंबर कितना होगा? 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब चेक करते हैं किसी सिमिलर मॉलिक्यूल में, यानी जिसमें सिमेट्री पाई जाती है, उस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर की टोटलिंग कैसे की जाती है। जैसे ये कंपाउंड है मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ से यदि अपन इसको कट करें तो ये ग्रुप और ये ग्रुप बिल्कुल सेम आ रहा है, और जब ग्रुप बिल्कुल सेम आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सममिति है इसमें, और सममिति है तो क्या क्या बन सकता है? ये मान के चलो E है और ये Z है, हो सकता है ये Z हो, ये E हो, कोई सा भी मान सकते हैं, तो ये E से E बना लेगा, Z से Z बन सकता है, E से Z बन सकता है, और Z से E बन सकता है। लेकिन एक बात खुद सोच के देखो, जब इसमें सममिति लग रही है इस मॉलिक्यूल में, सममिति का मतलब बिल्कुल 100% एक जैसा ये मॉलिक्यूल है, तो 100% एक जैसा होने पर यदि ये E है और ये Z है, तो इधर से पढ़ने पर ये Z और E सेम ही नहीं हो जाएंगे। जैसे इसका मैं EZ नॉमेनक्लेचर करूं तो EZ जैसे ये कंपाउंड था जिसमें सिमेट्री लग रही है, और सिमेट्री लगने के कारण ये बिल्कुल सेम है। अब मान के चलो ये E है, ये E है, ठीक है, ये Z है, ये Z है, अलग अलग होंगे, लेकिन ये E है और ये Z है, और ये Z है और ये E है, तो ये दोनों ग्रुप बिल्कुल सेम ही हैं। कैसे चेक करते हैं? देखो, जैसे ये कार्बन से डबल बॉन्डेड, फिर ये कार्बन और ये डबल बॉन्डेड। अब इस पर देखो, एक क्या लगा हुआ है CH3, एक क्या लगा हुआ है H। अब इस कार्बन से एक ग्रुप तो ये लगा हुआ है पूरा, और इस पर क्या लगा हुआ है H, तो H H सेम साइड में आ गए। क्या बोलूँगा मैं इसको? सेम साइड में, यानी कि इसको 1 नंबर देंगे, ये 2 नंबर, इसको मैं 1 नंबर दूंगा, वो सॉरी उल्टा कर दिया, ये 2 नंबर होगा, ये प्रायोरिटी पहली होगी, ये प्रायोरिटी पहली होगी, ये 2 नंबर होगा। ये क्या कहलाएगा? सेम साइड में आ गए Z। अब इससे मेरे को बनाना है क्या? E। अब E बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? तो
इस कार्बन पर एक ग्रुप तो ये पूरा लगा हुआ है और एक इस पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। चलो ये हाइड्रोजन हो गया, तो इसको 1 नंबर मिलेगा, ये 2 नंबर प्रायोरिटी के आधार पर। अब मेरे को ई बनाना है, तो ये 1 ये 2 के अपोजिट में मैं इधर ले लेता हूँ किसको, H को, और इधर ले लेता हूँ मैं CH3 को। इसको मेन प्रायोरिटी, इसको लोअर प्रायोरिटी। तो 1 से 1 अपोजिट साइड में हो गया, ये ई हो गया। अब यदि मैं इसको जेड करूँ और इसको ई करूँ तो मेरे को करना क्या होगा, इसी कंपाउंड को मैं जस्ट पलट देता हूँ बस सीधा। जब मैं इस कंपाउंड को पलटूंगा तो ये ऑटोमेटिक जेड हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सम्मिति लग रही है। जैसे यहीं मैं इसको ही बताता हूँ आपको, यहाँ देखते हैं। चलो C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C, इधर मैंने ले लिया CH3, इधर ले लिया मैंने H, और मेरे को बनाना है ये जेड। पहले मैंने ई लिया था ये इसको, अब मैं इसको जेड ले रहा हूँ। तो जेड बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये 1 नंबर प्रायोरिटी, ये 2 नंबर प्रायोरिटी। तो ये मेरे पास 1 नंबर प्रायोरिटी मानूंगा मैं इसको, और यहाँ पर क्या लगा दूँ मैं, तो ये हो गया मेरा जेड। और इसको बनाना है मेरे को ई, तो इसको यदि मैं ई बनाऊँगा तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है मेरे पास। अब इसको, ये पूरा ग्रुप हो गया, इस पर इसको 1 नंबर प्रायोरिटी मिल जाएगी इस ग्रुप को, और इस पर एक लगा हुआ है हाइड्रोजन। ठीक है, और ये मेरे को क्या बनाना है अब ई, तो अपोजिट साइड में इधर H लगा देता हूँ मैं, और इधर लगा देता हूँ CH3, ये 2 नंबर और ये मेरे पास 1 नंबर। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड में आ गए, तो ये क्या हो जाएगा ई। अब तुम दोनों कंपाउंडों को ध्यान से देखो कि ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल कंपाउंड हैं, मतलब ई जेड और जेड ई एक ही बात है। तो इस कारण सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने पर ई जेड और जेड ई एक ही बात हो जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ GI में से हमको इनको लेस करना पड़ेगा, तो 2 की पावर n फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो 2 की पावर n फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में टोटल नंबर ऑफ GI कैलकुलेट करने के लिए एक नया फार्मूला यूज करते हैं, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p। अब n तो मेरा क्या है, वही जो डबल बॉन्ड जो GI शो करते हैं, GI दर्शाते हैं, और p क्या है यहाँ पर, p एक एक्स्ट्रा वैल्यू है जो क्या है, n नंबर होने पर, तो यदि n यानी डबल बॉन्डों की संख्या इवन है, सम संख्या में है डबल बॉन्ड मेरे पास, और मतलब विषम संख्या में, तो सम संख्या में होने पर p n/2-1, और सम ऑड में होने पर n-1/2। ये फार्मूला अपन यूज करते हैं। जैसे इस कंपाउंड के लिए देखते हैं, ये वाला GI शो करेगा, ये वाला GI शो करेगा, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। दोनों ही GI शो करेंगे, इवन नंबर है 2, तो p क्या यूज में लेंगे अपन, n/2-1 फार्मूला। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 की पावर 2-1 प्लस 2/2-1, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 क्या आ जाएगा, 3 GI शो करेगा, जो कि ऊपर कर भी रहा है 1, 2, और ये दोनों एक ही गिने जाएंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। इसमें इस कंपाउंड में ये GI शो करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये भी करेगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और ये भी इवन आया, तो 2 की पावर 4-1 प्लस 2 की पावर 4/2-1, तो ये तो हो गया 2 की पावर 1, और ये हो गया 2 की पावर 3, एंड टोटल नंबर ऑफ GI कितने होंगे, 10। इस कंपाउंड में देखें अपन, तो n लॉन पेयर हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड नहीं है, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, और C डबल बॉन्ड N, और अलग अलग ग्रुप हैं, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। n बराबर कितना आया, 3। और चूंकि ये कंपाउंड सममित नहीं है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। क्यों, यहाँ से जब तुम इसको काटोगे तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, और अनसिमेट्रिकल होने पर तो डायरेक्ट 2 की पावर n फार्मूला लगेगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8। इसी कंपाउंड में अब मैं यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड ले लेता हूँ, तो डबल बॉन्ड, तो एक GI ये शो करेगा, एक ये करेगा, एक ये करेगा, एक ये करेगा, और यहाँ से मैं काट दूँ तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो n बराबर 4, फिर इवन आया तो 2 की पावर 4-1, 2 की पावर 4/2-1, 10 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होंगे। तो आज हमने ज्यामितीय समावयवता में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट करना सीख लिया। आज हमने
सिन एंटी के बारे में जाना, EZ के बारे में जाना, CIP रूल पढ़ा था। इससे रिलेटेड कल और एग्जाम्पल पढ़ेंगे और इसके अलावा GI से संबंधित और भी बहुत सारे कंपाउंड रह रहे हैं तो उनकी स्टडी भी अपन करेंगे। थैंक यू।